स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम पार्ट थर्ड में ऑडिटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम लोग ऑडिटिंग जो हमारा पोर्शन है उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं, आंतरिक नियंत्रण के उपाय। आंतरिक नियंत्रण क्या कहलाता है? प्रत्येक व्यवसाय में एक व्यवसाय ये चाहता है कि आंतरिक कार्य इस प्रकार से किए जाएं कि उसको अधिकतम लाभ हो सके, छल कपट धोखाधड़ी आदि की कम से कम संभावना है। इसलिए प्रत्येक व्यवसाय में योजनाबद्ध ढंग से एक नियंत्रण करने की योजना बनाई जाती है, नियंत्रण करने के उपाय किए जाते हैं, उसे ही आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य है व्यवसाय में व्यवहारों को सही ढंग से लेखा किया जाना, गलती और गबन आदि को रोकना, उत्तरदायित्व निर्धारित करना। जो भी हमारे विवरण हैं उनके विवरणों की जांच करना, उनके विचरणों का पता लगाना, विचरणों को दूर करना, संपत्तियों की हमारी सुरक्षा करना और व्यवसाय में कुशलता बनाए रखना और जो भी परफॉर्मेंस वगैरह है उसमें सुधार करना है। आंतरिक नियंत्रण में सभी वित्तीय और गैर वित्तीय सभी नियंत्रण शामिल होते हैं, मतलब रोकड़ से संबंधित नियंत्रण भी किए जाते हैं और जो गैर रोकड़ी होते हैं उन पहलुओं का भी इसके अंतर्गत नियंत्रण किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण को दो भागों में बांटा जाता है, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक निरीक्षण से क्या आशय है? आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित जो भी व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों का इस प्रकार से लेखा किया जाता है कि एक विभिन्न व्यक्तियों में उनको बांट दिया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरे द्वारा की जाती है, दूसरे द्वारा किए गए कार्य की जांच तीसरे द्वारा की जाती है। इस प्रकार जो भी व्यवहार है वह व्यवहार विभिन्न व्यक्तियों के निरीक्षण से निकलता है, तो उससे गलती की संभावना कम होती है और उस पर गलतियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे व्यवसाय में यदि हम कोई व्यवहार करते हैं, जैसे ग्राहक से नगद रुपया प्राप्त किया गया, तो यहाँ पे 3 भागों में इसको बांट सकते हैं: रोकड़ की प्राप्ति, रोकड़ बही में लेखा करना और रोकड़ बही की जांच करना। एक व्यक्ति रोकड़ की प्राप्ति करेगा और रसीद देगा, दूसरा व्यक्ति रोकड़ बही में उसका लेखा करेगा, तीसरा व्यक्ति रोकड़ बही की जांच करेगा। इस प्रकार प्रत्येक पहले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरे द्वारा की जाएगी, तो कम से कम गलतियां होने की संभावना होगी। आंतरिक निरीक्षण में व्यवसाय के कार्यों की एक ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे कर्मचारियों में कार्य विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक व्यवहार का लेखन किसी एक व्यक्ति के पूर्ण अधिकार में नहीं रहता है और प्रत्येक कर्मचारी के कार्य अनिवार्यतः स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारी द्वारा जांच की जाती है, ताकि किसी प्रकार की दलबंदी न हो सके, गबन न हो सके और जो भी त्रुटि वगैरह है वह शीघ्र पकड़ में आ सके। आंतरिक निरीक्षण से हम लोग देखते हैं कि इसकी परिभाषा का विश्लेषण करने पर कि यह कर्मचारियों में कार्य विभाजन की एक व्यवस्था है। प्रत्येक व्यवहार को विभिन्न कर्मचारियों में उसका विभाजन कर दिया जाता है। प्रत्येक कार्य का अनिवार्य जांच, इसके अंतर्गत पहले कर्मचारी के कार्य के एक भाग को पूरा करके जिस स्थान पर छोड़ता है, दूसरा कर्मचारी उस कार्य को अपने हाथ में लेता है और पहले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की जांच करता है और उस कार्य का अपना हिस्सा पूर्ण करता है। इस प्रकार कार्य जसता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। बिना दलबंदी के गबन का छिपे रहना असंभव। आंतरिक निरीक्षण की दशा में यदि कोई व्यक्ति गबन करता है तो आगे वाले कर्मचारी द्वारा उसकी जांच की जाती है, तो वह उसको तुरंत पकड़ लेता है। गलतियों की संभावना कम। इस प्रकार की व्यवस्था में गलतियों के होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति के कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है। आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य में भी हम लोग देखते हैं कि छल कपट को रोकता है, यह अशुद्धियों को रोकता है। इससे अशुद्धियाँ, छल कपट तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। इससे तुरंत उत्तरदायित्व का निर्धारण भी हो जाता है। इससे व्यवसायिक व्यवहारों का सही रूप में लेखा हो जाता है और जब सभी कार्य सुचारू रूप से हो जाते हैं, प्रत्येक व्यवहार का ढंग से लेखा हो जाता है, त्रुटियों को पकड़ लेते हैं, तो हमारे अंतिम खाते शीघ्र तैयार हो जाते हैं और हमारा जो अंकेक्षण का कार्य है वह सरल हो जाता है। एक आदर्श निरीक्षण प्रणाली की हमारे पास कुछ विशेषताएं हैं। उसमें है कि कर्मचारियों के संबंध में क्या हमें आवश्यकताएं हैं, जैसे कर्मचारी योग्य और प्रशिक्षित होने चाहिए। इस प्रणाली के अंतर्गत उनमें ईमानदारी होनी चाहिए और कर्मचारियों की जमानत ली जानी चाहिए, ताकि गबन करने पर जमानत देने वाली रकम वसूल की जा सके। देखरेख, कर्मचारियों की समुचित रूप से देखरेख होनी चाहिए, ताकि उन्हें विश्वास हो सके कि वे भलीभांति कार्य कर रहे हैं या नहीं। उत्तरदायित्व का निर्धारण, इसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिससे कि जवाबदेही तय हो सके। कर्तव्य का विभाजन उचित प्रकार से करना चाहिए। किसी व्यवहार का पूर्ण नियंत्रण किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए।
नियंत्रण को विभिन्न भागों में विभाजित करना चाहिए। कार्य का अधिकृत किया जाना, प्रत्येक व्यवहार को, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। व्यवहार तभी किया जाए जबकि किसी निश्चित अधिकारी द्वारा उसे अधिकृत कर दिया जाए। अनिवार्य छुट्टियां, विश्वसनीय पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को साल में एक बार अनिवार्य छुट्टी दी जानी चाहिए। लेखा के संबंध में हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। लेखा की उचित सामग्री, जैसे पुस्तपालन की उचित प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। दोहरा लेखा पद्धति, खाता बही की स्वीकृति, ये संतुलित प्रणाली अपनानी चाहिए। प्रमाणकों के रखने और फाइल करने का उचित प्रबंध होना चाहिए। प्रक्रिया पुस्तिका होनी चाहिए। प्रपत्र जो भी हमें आवश्यक हो वह उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए। अन्य विशेषताएं हैं जैसे मशीनों का प्रयोग होना चाहिए। रोकड़ बही को लिखने के लिए रोकड़ रजिस्टर होना चाहिए। डाक पर नियंत्रण होना चाहिए। किसी उत्तरदायी अधिकारी के अधीन आने वाली डाकों की पूर्णतः रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। लोजदार आंतरिक निरीक्षण प्रणाली लोजदार होनी चाहिए ताकि व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप उसमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सके। आंतरिक निरीक्षण में क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए। आंतरिक निरीक्षण एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है कि यह आप निर्धारित कर देंगे कि एक फर्स्ट व्यक्ति यह कार्य करेगा, सेकंड ये करेगा, थर्ड ये करेगा, तो यह अपने आप स्वचालित होती रहेगी। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत जांच, पहले व्यक्ति की जांच, कार्य की जांच दूसरे द्वारा की जाती है, दूसरे की जांच तीसरे द्वारा की जाती है, लेकिन इसकी प्रबंधकों के द्वारा इस प्रणाली की पूरी तरह समुचित रूप से देखभाल की जानी चाहिए। वे इस पर पूर्ण तरह अपनी निगरानी रखें। यह स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। अधिकतम कमजोर कड़ी के संबंध में सावधानी, आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत जो भी कमजोर कड़ी है उसके संबंध में सावधानी रखनी चाहिए। मानव संसाधन विकास, आंतरिक निरीक्षण प्रमुख रूप से कर्मचारियों की कुशलता व ईमानदारी पर निर्भर करता है, अतः उनका विकास किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के जो भी हित के कार्य हों वह किए जाने चाहिए। उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें समुचित रूप से उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। उपकरण, जो भी व्यवसाय में आवश्यक उपकरण है उन उपकरणों की सही रूप में सही जगह पर व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों को अपने कार्यों को निष्पादित करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। देखभाल, कर्मचारियों की आंतरिक निरीक्षण की हमेशा देखरेख करनी चाहिए ताकि समुचित रूप से हम उस पर ध्यान दे सकें। कोई गलती या की संभावना है तो उसे दूर कर सकें। पूर्ण पुनर्निरीक्षण, आंतरिक निरीक्षण का बाहरी विशेषज्ञों के द्वारा भी पूर्ण पुनर्निरीक्षण कराया जाना चाहिए ताकि उसमें सुधार की जा सके। आंतरिक निरीक्षण से क्या क्या लाभ है। आंतरिक निरीक्षण से यह लाभ है कि जब कर्मचारियों को पता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाएगी तो वह कर्मचारियों को सावधान कर देता है। वे पूर्ण तरह सावधानी से कार्य करने लग जाते हैं। वे कर्मचारी का ईमानदार होना, आंतरिक निरीक्षण से ये लाभ होते हैं कि कर्मचारी ईमानदार हो जाते हैं। उनकी अशुद्धियों में कमी आने लगती है, त्रुटियों में कमी आने लगती है और अशुद्धियों को शीघ्र पकड़ा जा सकता है। अंतिम खाते हमारे शीघ्र तैयार हो सकते हैं और अंकेक्षण कार्य में सरलता व सुगमता प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व निश्चित हो जाता है। आंतरिक अंकेक्षण का कार्य देना, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की जांच हो जाने के कारण यह आंतरिक अंकेक्षण के ही समान हो जाता है और इससे व्यवसाय निश्चित हो जाता है। आंतरिक निरीक्षण की कुछ हानियाँ भी हैं। आंतरिक निरीक्षण अपनाते हैं तो कार्य का विभिन्न व्यक्तियों में विभाजन किया जाता है, तो इससे हमारा खर्चा अधिक हो जाता है। कार्य के दोहराव होने की संभावना भी हो जाती है। स्वामी लापरवाह हो जाता है, वह सोचता है कि हमने आंतरिक निरीक्षण अपना रखा है तो गलती नहीं होगी, तो वह लापरवाही भी कर सकता है। कर्मचारियों पर इस प्रणाली से बुरा प्रभाव पड़ता है। वे सोचते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्य की हमेशा जांच होगी, तो उनके ऊपर मानसिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है। अंकेक्षण का लापरवाह होना, आंतरिक निरीक्षण अपनाने से अंकेक्षक भी लापरवाह हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि आंतरिक निरीक्षण तो है ही, तो गलतियों की संभावना कम होगी, तो अंकेक्षक जो भी कंपनी नियुक्त करती है या व्यवसाय नियुक्त करता है तो वह अंकेक्षक लापरवाह हो जाता है। गुटबंदी द्वारा कपट, इस योजना के अंतर्गत यदि कोई गुटबंदी कर लेते हैं तो कपट भी हो सकता है। आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण में अंतर, कार्य की प्रकृति, आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय के व्यवहारों को लिखने की एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण उसी जो लेखे किए गए हैं उन लेखों की जांच की प्रणाली है। जांच का समय, आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत व्यवहार इस प्रकार लिखे जाते हैं कि लेखा करते करते ही जांच हो जाती है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में कार्य तब शुरू होता है जब लेखे कर लिए जाते हैं। छल कपट की खोज, आंतरिक निरीक्षण एक ऐसा उपाय है जिसमें छल कपट का कार्य के दौरान ही पता चल जाता है।
जबकि आंतरिक अंकेक्षण में छल कपट का कार्य को पूरा होने के बाद पता चलता है। प्रभावशाली होने की जांच। आंतरिक निरीक्षण यह विश्वास दिलाता है कि लेखा प्रणाली विश्वस्त है अथवा नहीं है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण यह विश्वास दिलाता है कि लेखा प्रणाली और आंतरिक निरीक्षण दोनों ही विश्वसनीय हैं या नहीं। उपदेशक या प्रायोजक की क्रिया। आंतरिक अंकेक्षण एक उपदेशक क्रिया है, जबकि आंतरिक निरीक्षण एक प्रायोजक क्रिया है। प्रायोजक क्या मतलब, जिसके अंतर्गत कार्य किया जाता है, जबकि अंकेक्षण के अंतर्गत केवल जांच की जाती है, एडवाइस दी जाती है। निरीक्षण व पुनर्निरीक्षण। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के द्वारा हिसाब किताब की लेखन क्रिया के साथ साथ जांच चलती रहती है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण द्वारा लेखों का पुनर्निरीक्षण होता है। पृथक व्यक्ति। आंतरिक निरीक्षण में लेखा और जांच करने वाले व्यक्ति वही होते हैं, जबकि अंकेक्षण में लेखा और जांच करने वाले व्यक्ति पृथक होते हैं। थैंक्स स्टूडेंट।